आप सभी का स्वागत है खान सर के पॉकेट जी की बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आज से हम लोग इस चैनल पर एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज के अंतर्गत जो है हम लोग इस बुक को रिवीजन करने वाले हैं। यानी ये कंप्लीट बुक जब तक रिवीजन नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज चलने वाला है। मैं प्रयास करूंगा कि इस बुक को जो है कम से कम जो है 12 से 15 सेशन में कंप्लीट करा दूं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि इस बुक को कंप्लीट रिवीजन करना, तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए अभी से, क्योंकि मैं आप लोग को बतला दूं कि कंप्लीट बुक का रिवीजन कराने वाला हूं, और वो भी 10 से 15 दिनों के अंदर में कराने वाला हूं। तो चाहे आपके पास जो है खान सर के फर्स्ट एडिशन वाले बुक हो, सेकंड एडिशन वाले बुक हो, या थर्ड एडिशन वाले बुक हो, या जो है आपके पास लेटेस्ट बुक यानी फोर्थ एडिशन वाले बुक भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी में जो है सेम ही क्वेश्चन रहता है, बट थोड़ा बहुत अपडेटेड क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है थोड़ा बहुत अपडेट होता है, पॉलिटी में भी हो जाता है, और जो स्टैटिक का पार्ट होता है वहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है अपडेट देखने को मिलता है। तो उसी को जो है अपडेट करके नया वर्जन आता है बुक में भी। तो यदि आपके पास फर्स्ट एडिशन का भी बुक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट बुक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो है इस बुक में जो अपडेट किया गया है उसको जो है समझाते चलूँ। तो चाहे आपके पास फर्स्ट एडिशन हो या सेकेंड एडिशन हो या थर्ड एडिशन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग को बुक को लेकर प्रॉब्लम में नहीं रहना है कि ये बुक हमारे पास है तो क्या लेटेस्ट बुक ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास लेटेस्ट बुक है, जो अपडेट किया गया है मैं उसको क्लियर कर दूंगा कि ये जो है आप लोग अपने जो है नोटबुक में उतार लीजिए। अदरवाइज मैं आप लोग को बता दूं कि इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा इस वीडियो को इन में आप लोग को बतला दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये खान सर की जो पॉकेट जी की बुक है ये किस किस एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बतला दूं कि भारत के कोई भी वनडे एग्जाम है उसके लिए जो है ये बुक परफेक्ट है। यानी ये मत सोचिए कि ये बिहार के लिए ही स्पेशल बनाया गया है, ऐसा नहीं है। आप लोग बुक को खोलकर देखिएगा, जो अदर स्टेट के लोग हैं वो लोग जो है डाउट करते हैं कि ये बुक जो है बिहार लेवल पर बनाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बुक जो है इंडिया लेवल पर बनाया गया है। तो इंडिया के चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो वनडे एग्जाम हो जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक का खासियत देखना होगा तो आप लोग बिहार के जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में जो है यहाँ पर कितना बड़ा रोल जो है निभा जाता है ये बुक। बीपीएससी में भी ये बुक जो है बहुत ज़्यादा जो है अपना रोल निभाता है। इस बुक का खासियत मैं आप लोग को नहीं गिना सकता हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस बुक का खासियत क्या है। तभी जो है आप लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं, यानी इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करने आप तभी आए जब इसके बारे में आप जानते हैं पहले से। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर रूल की किस प्रकार से हम लोग को पढ़ाई करना है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे। यानी चाहे हम लोग को 3 घंटा जो है रिवीजन करना पड़े, 4 घंटे रिवीजन करना पड़े, या 5 घंटा रिवीजन करना पड़े, बट हम लोग जो है आज के सेशन में प्राचीन भारत के इतिहास को तो खत्म करके ही मानने वाले हैं। तो यदि आप ही चाहते हैं कि आज की सेशन जो है पूरे सफल रहे, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। जब तक आप लोग जो है फुल सपोर्ट नहीं रखिएगा तब तक जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत तो अच्छे तरीके से होता है। तो यही कहना है कि आप लोग को जो है इस वीडियो में जिस प्रकार से अभी जुड़ रहे हैं उसी प्रकार से एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विषय सूची के बारे में देख लेते हैं। विषय सूची में भी हम लोग जो आज के सेशन में पढ़ेंगे वो उसी के बारे में देखेंगे। जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग विषय सूची में देख लेते हैं कि हम लोग को आज के सेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसके बाद जो है पाषाण एवं ताम्र पाषाण काल के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्य धर्म, उसके बाद जो है ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, मगध राज्य का उदय कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन कैसे हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पभूति वंश या जो है वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सीमावर्ती राजवंशों का जो है अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानकारी लेंगे। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें देखेंगे एंड में इस वीडियो के। तो आई होप कि अब आप लोग को पता लग चुका है कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को जो है पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। यहाँ पर देखिएगा डायग्राम बनाया गया है, बताया गया है कि प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत में जो है हम लोग 3 पार्ट में जो है देखते हैं इसको।
पहला में पुरातात्विक स्रोत, दूसरा में साहित्यिक स्रोत, तीसरा में विदेशी यात्रियों के विवरण। और साहित्यिक स्रोत में भी हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभिलेख। तो पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पर अध्ययन में देखिएगा तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा एपिग्राफी कहते हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख जैसे कि बौग्जोइक अभिलेख, यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य मिलते हैं। उसके बाद अशोक के अभिलेख, यह भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे और इनमें उनके धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे जो है प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो कहिएगा अशोक का अभिलेख। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक के अभिलेख में जो है क्या क्या इससे जानकारी मिलता है, तो आप लोग कहिएगा उनके धर्म और प्रशासन के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है हाथी गुफा अभिलेख। यह कलिंग राज्य खारवेल का अभिलेख है जिसमें उनके शासन काल की घटनाओं का वर्णन है। यह तिथि रहित जो है अभिलेख है। इसका जो है तिथि ज्ञात नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये तिथि जो है तिथि रहित ये अभिलेख है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गरुड़ स्तंभ। तो ये गरुड़ स्तंभ जिसको हम लोग विसनगर विदिशा के नाम से भी देखते हैं। तो यहाँ पर गरुड़ स्तंभ लेख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है जिसमें भगवान धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे मिलती है। उसके बाद जो है सहगोरा अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। इसमें दुर्भिक्ष यानी अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आप लोगों से पूछ लेगा दुर्भिक्ष यानी अकाल शब्द का सर्वप्रथम अभिलेख किस जो है अभिलेख में देखने को मिला है, तो आप लोग कहिएगा सोहगौरा के अभिलेख में। एरण अभिलेख, यह जो है भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। तो यह जो है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिला है, तो आप लोग कहिएगा एरण अभिलेख से मिला है। उसके बाद आता है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख यानी इसमें देखिएगा तो मालवा नरेश यशोवर्मन के इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी जो है मिलती है। यानी यहाँ पर याद रखिएगा मंदसौर जो अभिलेख है, यहाँ पर नरेश यशोवर्मन के इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण यानी रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं नीचे नीचे में आप लोग को दिखाई नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग प्रयास करिएगा कि जो है बुक आप लोग लाइन बाय लाइन मिलाते चलिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरा फ्रेम में ये बुक नहीं आ पाता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है। तो यही मैं पॉइंट आप लोग को 2-4 पॉइंट बतलाया हूँ। आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग लाइन बाय लाइन मिलाते जा रहे होंगे। अदरवाइज जो बुक नहीं है आपके पास तो PDF ले लीजिए, क्योंकि PDF रहेगा तो आप लोग को रिविजन करने में थोड़ा सहूलियत मिल जाएगा। चलिए आगे के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को देखना है अभी महत्वपूर्ण अभिलेख, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इसी अभिलेख को जो है यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया गया ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। एक साइड में लिखा है अभिलेख और दूसरे साइड में शासक व अभिलेख की विशेषताएं के बारे में दर्शाया गया है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इसका जो है लेखक इसका जो है इसका शासक कौन हो जाएंगे, तो रुद्रदामन। और यहाँ पर विशेषताएं देख लेते हैं तो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। नासिक अभिलेख, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां है। प्रयागराज स्तंभ अभिलेख में देखिएगा तो ये समुद्रगुप्त इसके शासक हो जाएंगे और इनके दिग्विजयों की जानकारी इसी से मिलती है, यानी प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय के इसके शासक हो जाएंगे। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त यानी हुणों पर विजय का विवरण यहाँ पर देखने को मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद जो है बांसखेड़ और मधुबन अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।
बालाघाट अभिलेख, यहाँ पर सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलता है। और अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियाँ दर्शाया गया है। और भरहुत अभिलेख में जो है शुंग नरेण शब्द जो है खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। ये सभी जो है आप लोग अभिलेख का नाम याद रखिएगा, और साथ साथ इसके जो है विशेषताएं के भी बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि अभिलेख और विशेषताएं से जोड़कर जो क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आगे के पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग में हम लोग देख लेते हैं। तो इस विभाग की स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। किसका? तो आप लोगों को भारतीय पुरातत्व विभाग का। राष्ट्रीय अभिलेखागार, जहाँ दस्तावेजों और जो है पांडुलिपियों को रखा जाता है। यह जो है दिल्ली में 1920 के दशक में स्थापित किया गया था। अन्य संग्रहालय 1814 में रेडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना हुई। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। और दिल्ली में 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी गई। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री का त्रियुगीय यानी पाषाण, कांस्य एवं लौह विभाजन किया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को जो है प्रशासित कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखो कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद जो है सिक्के के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो सिक्के सबसे पहले हम लोग अध्ययन देख लेते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के जो है तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। तो आहत सिक्के किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिन्हें साहित्य में करसापण भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर नोट में जो लिखा है इसको हर हाल में याद रखिएगा कि सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि बताइए सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग कहिएगा यवन शासकों के द्वारा। कनिष्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी और इंडो जो है लिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो भाई हम लोग आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा तो आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आरंभिक सिक्के जो है अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। रोमन सिक्के अरिकमेडू यानी पुदुचेरी के पास जो एक स्थान था, यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो चलिए यहाँ से साहित्यिक स्रोत स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत में हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले धार्मिक साहित्य, उसके बाद लौकिक साहित्य। तो चलिए साहित्य के वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यण, उपनिषद, वेदांग जो है षडदर्शन पुराण, उसके बाद जो है स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। वेद यह सबसे प्राचीन एवं जो है प्रमुख ग्रंथ है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अंतः वेद का अर्थ यज्ञ होता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना ऋषियों ने की थी, ऋषियों ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे सुना था और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया था। नोट में आप लोग याद रखिएगा कि वेदों के जो है संकलनकर्ता महर्षि देवयान वेद व्यास को माना जाता है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे पॉइंट देखिएगा। तो वेद चार हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ, इसमें जो है 3500 रचना, यहाँ पर रचना 3500 वर्ष पहले इसका किया गया है।
किसका? तो ऋग्वेद का। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसकी जो है भाषा प्राक संस्कृत है। इसमें 10 मंडल, जो है 1028 सूक्त यानी जो है प्रार्थनाएं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता के लिए जो है सूर्य देवता सावृत्ति को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को के जो है ऋग्वेद की 30 जो है पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। आई होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। शामिल किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यजुर्वेद यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों में संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित और जो है अर्धायु कहलाता है। यह वेद गद्य पद दोनों शैली में है। तो आप लोगों से पूछ लेता है गद्य पद दोनों शैली में कौन सा वेद है, तो आप लोग को ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसमें बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके 2 भाग है, जैसे कि पहला कृष्ण यजुर्वेद, उसके बाद जो है शुक्ल यजुर्वेद। अब हम लोग आगे के जो है वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद यजुर्वेद। अब हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साम का अर्थ गान या संगीत होता है। इसमें यज्ञों के जो है अवसर पाए जाने वाले मंत्र जैसे ऋचाओं का संकलन है। मंत्रों को गानों वाला उद्गाता कहलाता है। मंत्रों को गाने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीतकार का जनक भी कहा जाता है। सामवेद के कुल 1875 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। इसमें 75 अतिरिक्त शेष ऋचाएं से ली गई है। सॉरी, यहाँ पर जो है कहा गया है कि इस सामवेद में कुल 1875 जो है ऋचाएं यानी मंत्र हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष जो है ऋग्वेद से ली गई है। इसका जो है संकलन ऋग्वेद आधारित है। यह सबसे छोटा वेद है। इसकी संख्याएं कैथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम क्या थे, तो दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे इसे अथर्ववेद कहा गया था। इसके दूसरे दृष्टा रचयिता जो है अंगरीष ऋषि थे। इसे अर्थगिरीश वेद भी कहा जाता था। इसे जो है भैज्य वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इनकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से क्या है, तो उद्धृत है। इसकी मूल लिपि ब्राह्मी है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति व जो है औषधियों का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। तो कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे के पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 जो है पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का
प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को विदे वेदयत्री कहा जाता है। अथर्व वेदयत्री का भाग नहीं है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अथर्व जो वेद है ये जो है वेदयत्री का भाग नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग गौर किए होंगे कि थोड़ा बहुत जो है वर्ड का उच्चारण अच्छा से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा पुराना पुराना वर्ड है कि जिसको हम लोग फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो थोड़ा सा जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है उच्चारण करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग जो है लाइन बाई लाइन मिलाते चलिए, अपने से करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें हम लोग देख लेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सेट कर लूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में हम लोग देख लेते हैं, तो यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है। पुरुष मेघ में पुरुष की बलि दी जाती थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह ऋषि गौतम रहुमण से संबंधित है। इसमें गांधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वेद, उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे आप लोग उससे पूछ लेगा ऋग्वेद के उपनिषद का नाम बतलाइए, तो आप लोग कहिएगा ऐतरेय और कौस्तिकी। ऐतरेय और कौस्तिकी, इसका उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐतरेय एवं कौस्तिकी ब्राह्मण। उसी प्रकार से आप लोग को याद रखना है यजुर्वेद, तो इसका उपनिषद हो जाएगा कठ, श्रेष्ठावर, उसके बाद ईश्र तैतरीय, उसके बाद जो है मैत्राणी और बृहद्रणायक। तो ये सभी जो है उपनिषद याद रखिएगा, ये यजुर्वेद का। उसके बाद जो है उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण। उसी प्रकार से आप लोग को सामवेद का नाम याद रखना है। छांदोग्य और केन हो जाएगा इसका उपनिषद। उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा षड्विंश ब्राह्मण। इसे तांडुल्य ब्राह्मण भी कहते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, अपने से करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि उच्चारण नहीं हो पा रहा है। अथर्ववेद में देखिएगा तो उपनिषद जो हो जाएगा मुंडक हो जाएगा, प्रश्न और मंडूक्य हो जाएगा। और उपवेद में देखिएगा तो ये शिल्पवेद हो जाएगा और ब्राह्मण ग्रंथ में गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये एक लाइन बना दिया गया है, इनमें से जो है काट कर इसको जो है हाईलाइट किया गया है, इसीलिए ताकि आप लोग इसको हर हाल में याद रखिएगा। इतना न याद रखिएगा, लेकिन इसको आप लोग को हर हाल में याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्लियर कर दीजिए कि सभी जो है पॉइंट क्लियर है, आवाज वाइज सब जो है सही सही से जा रहा है आपके पास। यहाँ पर देखिएगा आरण्यक साहित्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं जंगलों में किए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं, जैसे पहला ऐतरेय, दूसरा जो सांख्यायन, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा जो है मैत्राणी, पांचवा जो है माध्यन्तिन और छठा जो है तत्वाकर, उसके बाद जो है छांदोग्य। ये सातों नाम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग उपनिषद देख लेते हैं। तो आरण्यक में हम लोग उपनिषद देखते हैं। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप, समीप, निष्ठा पूर्वक। सद मतलब होता है बैठना, उप मतलब होता है समीप, नि मतलब होता है निष्ठा पूर्वक और सद मतलब होता है बैठना। तो समीप निष्ठा पूर्वक बैठना अर्थात दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, इसका अर्थ हो जाएगा। इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र यानी आत्मा, ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता की जो है चर्चाएं मिलती है इसमें। तो उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं।
इनकी कुल संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 11 है। 11 उपनिषद में पहला देखिएगा तो ईश केन, पहला ईश, दूसरा केन, उसके बाद जो है कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, उसके बाद जो है बृहन्नारण्यक है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कठो उपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एक उपनिषद है जिसमें जो है आचार्य यम एवं नचिकेता का संवाद है। उसके बाद जाता है छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में हम लोग देख लेते हैं यह सामवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण का औपचारिक भाग है। इसमें सत्यकाम जबाल की कथा है जो बिन ब्याही मास होने के लांछन को चुनौती देती है। श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये तो सभी लोग को याद रहता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का जो है अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख देखने को मिलता है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। बृहन्नारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद वर्णन है। तमसो या ज्योतिर्गमय इसी में विद्यमान एक मंत्र है जो सोम की सुस्ति अस्तु में गाया जाता है। स्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा है। यहाँ पर आप सभी लोग जो है लाइन में लाइन मिलाते चलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है हमको लग रहा है कि हम उतना बढ़िया से उच्चारण नहीं कर पा रहे जितना बढ़िया से उच्चारण हमें करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं वेदांग के बारे में। तो वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी जो है इसकी रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। पहला जो है शिक्षा, जिसमें वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है कल्प, ये ऐसे कल्प यानी सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः 6 बंध है। 6 शास्त्र पर जो है पीडगुमनी का ग्रंथ छंद सूत्र है। ज्योतिष, यह ज्योतिष का आधारभूत ग्रंथ है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम जो है आचार्य जो है लगध मुनि है। आचार्य लगध मुनि सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसमें सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। सूत्र में देखिएगा तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का पढ़ने किया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। पहला स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र जो होता है लौकिक व परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन के लिए, और धर्म सूत्र जो होता है धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचना के लिए होता है। तो प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध जो है आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पुराण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष व उग्रश्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आते थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय जो है बताए गए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मान्यवर एवं वंशानुचरित के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कर्म कांड, ब्रह्म, वायु, विष्णु भगवान, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण, शुंग वंश, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण
जो है आंध्र सतवाहन से संबंधित है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व इसमें जिसमें जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी वितरण है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। उसके बाद जो है अगला पॉइंट लिखा गया है, पुराण संबंधी वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मत्स्य शुंग एवं सतवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायुगुप्त वंश, ये सब जो है इसी से संबंधित हो जाएंगे। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता व उपनिषद को जो है प्रस्थानत्रयी कहा गया। कालिका पुराण हिंदू धर्म की देवी उन्मुख शाक्य शाखा से संबंधित है। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग जो है स्मृति साहित्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मनु स्मृति जो कि प्राचीनतम स्मृति है, इसका संकलन 2000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन है। इसके प्रारंभिक लेखक मनु को प्रथम विधि निर्माता यानी प्राचीन राजा व समाज या वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन माना जाता है। इससे सुग व सतवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। तो ये बात किसके द्वारा किया गया कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ? तो आप लोग को जर्मन दार्शनिक नीत्शे द्वारा किया गया। नीत्शे द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आता है टीकाकरण। तो भारुचि मेघातिथि गोविंदराज कुलुक भट्ट, उसके बाद जो है याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकरण विश्वरूप विज्ञानेश्वर और अपरार्क। नातर स्मृति में देखिएगा तो इसमें जो है दासों की मुक्ति का उल्लेख है। उसके बाद जो है कालयायन के बारे में देखिएगा तो इसमें जो है आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट पे यहाँ पर देख लेते हैं, बौद्धिक साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तो दिखाई आप लोग को नहीं दे रहा होगा, चलिए हम एडजस्ट करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। कोई नहीं, हम लोग जो है यहाँ पर समझेंगे सभी पॉइंट को। आई होप कि अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो बौद्धिक साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे प्राचीन बौद्धिक ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक में सबसे पहला पिटक देखिएगा तो विनय पिटक हो जाएगा, शुद्ध पिटक और अधिगम पिटक। तो ये तीनों पिटक है। बुद्ध की दिशाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। उसके बाद देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। जैन धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 जो है प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 जो है मूल सूत्र, अनुपोग सूत्र व नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तीर्थकारों की जीवनिया यानी कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भागवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश डाला गया है। जैन ग्रंथों में सबसे जो है महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिष्ठ प्रवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें प्रारंभिक जैन तीर्थंकरों का इतिहास उल्लेखित है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो त्रिशलक्षण की रचना जिनसेन ने की। हालांकि इसे पूर्ण करने का श्रेय जो है गुणभद्र को जाता है। इसमें जो है आदि पुराण एवं महापुराण का संकलन है।
जो है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा शलिभद्र सूर्य थे। इस रचना में जैन तीर्थक ऋषि सॉरी ऋषभ देव के दो पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राजगद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये कितना पॉइंट आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे के पॉइंट को, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नोट में देखिएगा, नोट में लिखा गया है कि हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में जो है पांडुलिपि और अंग्रेजी में जो है मेनू स्क्रिप्ट तथा लैटिन में मेनू कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जो है लैखिक साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं और अन्य साहित्य के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाया था, यहाँ पर आप लोग को दिखाया था कि हम लोग को जो है क्या क्या पढ़ना है। तो साहित्य में हम लोग धार्मिक साहित्य तो देख लिए हैं, अब हम लोग जो है लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण में चलेंगे। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए लौकिक साहित्य में हम लोग देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इनकी रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण व लगभग 400 श्लोक में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास था। मौर्य काल के राजनीतिक जो है अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग जो है देख लेते हैं यहाँ पर विदेशियों का विवरण। यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग एडजस्ट करते हुए चलिएगा। उसके बाद हम लोग जो है देख लेते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रथम जो है जानकारी भारत के आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित है। पहला यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ा। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। एरियन एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेखित किया। स्ट्रोबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान विद्वान जो है क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है। यहाँ पर सब यात्री है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेसियस, यह जो है ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी जो है भारत संबंध का वर्णन भी देखने को मिलता है इस बुक में। निरियाकस, ओनोस्क्रियट्स और अरिस्टोबुस अरिस्टोबुल्स, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनकी विवरण अधिक प्रामाणिक व जो है विश्वसनीय था। उसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं टालमी। टालमी ये जो है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी।
टालमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व जो है व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन इसमें किया गया है। डायनोसिस डायनोसियस ये जो है मिस्र। नरेश जो है टालेमी जो है फिलाडेल्फस के राजदूत अशोक के दरबार में आए। उसके बाद जो है डाइमेकस डाइमेकस के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है सीरियाई राजा एंटियोकस फर्स्ट के राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में रहे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत 14 वर्षों के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख है। उसके बाद प्लिनी के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी, इसका नाम दूसरा ये भी होता है। यह एक लैटिन भाषा में है जिसमें भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद जो आता है फ्रांसवा वर्नियर। यह फ्रांस के निवासी एवं चिकित्सक, राजनीतिक व दार्शनिक एवं इतिहासकार था। वह 1656 ईस्वी में 1668 ईस्वी तक 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा। इसमें पूर्व उसको देख लेते हैं। इसमें पूर्व एवं पश्चिम की तुलना करते हुए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी। उसका हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं चीनी लेखक के बारे में। तो चीनी यात्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध जो है मतानुयायी थे। सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं चीनी यात्री में। तो फाहियान, तो प्रथम चीनी यात्री यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। इसने समुद्र मार्ग से यात्रा किया। उसके बाद आता है नाम ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग जो है 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहाँ इसका जो है स्मारक बना हुआ है। उसका यात्रा विवरण जो है सी.उ.की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति तथा चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच जो है पारस्परिक व्यवहार को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद आता है वी ली। इसके द्वारा लिखित ह्वेनसोंग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। उसके बाद अगला नाम आता है मा तुआन ली। हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद अगला नाम आता है इत सिंह। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इन्होंने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। उसके बाद अगला नाम आता है सुंगयू। यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद अगला नाम आता है अरबी लेखक। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक है। उसके बाद अगला नाम आता है अलबरौनी। जन्म 972 ईस्वी को रवीना में हुआ। 11वीं शताब्दी में मजबूत गजनवी के साथ भारत आया। इन्हें सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान था। बाद अलबरौनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 972 ईस्वी को रवीना उज्बेकिस्तान में हुआ। 11वीं शताब्दी में मजमूद गजनवी के साथ भारत आया। इन्हें सीरिया, फारसी, ये तो हो चुका है, सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान था। अलबरौनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंदी, किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, नीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। यह भारतीय भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित हुआ। अलबरौनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योजना
बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज्य ज्योतिषी बना दिया गया। उसके बाद अगला नाम आता है सुलेमान। 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के जो है विषय में लिखा। उसके बाद अगला नाम आता है अल-मसूदी। 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल-मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। उसके बाद जाता है अल-मसूदी, ये तो हो चुका है। उसके बाद जो है इब्न बतूता, यह जो है मोरक्को का निवासी था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में व्यवस्था और भाषा में लिखा अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। इसमें विदेशी व्यापारियों गुप्तचर डाक व्यवस्था, अश्व डाक, उलूकता पैदल डाक व सती दृश्य का वर्णन है। 1333 को स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। इसे 1342 में दूत बनाकर चीन भेजा। इसने भारतीय डाक प्रणाली पर जो है विशेष प्रकाश डाला। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय डाक प्रणाली पर विशेष प्रकाश किसके द्वारा डाला गया था, तो आप लोग कहिएगा इब्न बतूता के द्वारा। उसका जो है हम लोग आगे के नाम याद कर लेते हैं। और ये आप लोग को इसके बारे में आप लोग को दिखाई नहीं दिया, इब्न बतूता के बारे में जो मैं बतलाया हूँ इसके बारे में इसको आप लोग को दिखाई नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं शुरू में ही बोला हूँ कि पीडीएफ आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर डी नंबर पर देखिएगा। ये अन्य जो है लेखक यहाँ पर हो जाएंगे, जिसमें तारानाथ त्रिवेदी लेखक हैं। इसने को है कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उसके बाद अगला नाम आता है अब्दुल रजाक समरकंदी। इसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। उसके बाद आता है नाम अगला शेख अली हाजिन। इसे 1740 के दशक में उत्तर भारत की यात्रा की। फ्रांसीसी जोहरी ज्योति उसके बाद जो है बैप्टिस्ट तेवरियर ने 6 बार दक्षिण भारत की यात्रा की एवं भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की। उसके बाद अगला देखिएगा पॉइंट तो यहाँ पर है वेल्सर्ट नामक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हम लोग जितना पॉइंट पढ़े हैं, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज की सेशन में थोड़ा बहुत आप लोग को जो है वर्ड का उच्चारण सही देखने को नहीं मिला होगा, बट कोई नहीं, आज के सेशन में मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को जो है सही सही जो है पॉइंट यहाँ पर उच्चारण करूँ, सभी वर्डों को सही से उच्चारण कर पाऊँ, ये मैं प्रयास करूँगा। तो साथियों अभी मैं आपको बता दूं कि आज का ये सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को प्राचीन इतिहास कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से क्लास होना चाहिए उस प्रकार से हो नहीं रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा कि इसका स्कैन करके आपको पीसी के माध्यम से जूम आउट करके आप लोगों को पढ़ाया जाए, ताकि जो है आप लोग को स्पष्ट दिखाई भी दे और आप लोग को सुनाई भी दे। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आप लोग को उतना जो है बेहतरीन तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। और हाँ, यदि आप लोग को चाहिए कि इस बुक का कंप्लीट जो है पीडीएफ आप हमें दे दीजिए, यदि आपका यह मांग है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर चले जाना है। वहाँ पर एचपी सर का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद सिंपली आप लोग को एचपी और स्पेस देके सर लिखना है। उसके बाद फर्स्ट में एप्लीकेशन आएगा जिसका लोगो एचपी सर के नाम से ही होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें आप लोग को मिल जाएगा इस बुक का पीडीएफ। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे तो पूरा इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे।